अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 6 इन्हिराफ नूर का मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर की सेकंड वीडियो है और इस चैप्टर को हम रिड्यूस सिलेबस, जो कि तालीमी साल 2020-21 के लिए एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सफ़ा नंबर 75 तक का पार्ट कंप्लीट किया था इस चैप्टर का। आज हम सफ़ा नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। आइए एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना कि इन्हिराफ नूर क्या होता है। जब नूर की शुआ एक शफाफ वास्ते से निकलकर दूसरे शफाफ वास्ते में दाखिल होती है, तब इसकी सिमत तब्दील होती है। इसे इन्हिराफ नूर कहते हैं। इन्हिराफ नूर लाइट का एक प्रोसेस है जिसमें लाइट मीडियम वास्ता चेंज करने की वजह से अपनी सिमत में तब्दीली करती है। इसी प्रोसेस को इन्हिराफ नूर कहा जाता है। इन्हिराफ नूर के क़वानीन देखे थे। उसके बाद हमने पहला कानून शुआए वक़ू, शुआए मुनहरिफा और शुआए वक़ू और शुआए मुनहरिफा नुक्ता वक़ू पर उमूद के मुखालिफ जानिब होते हैं। शुआए वक़ू और शुआए मुनहरिफा जो नॉर्मल होता है, उमूद होता है, उसके अपोजिट साइड्स में होते हैं। दूसरा कानून शुआए वक़ू, शुआए मुनहरिफा और उमूद, ये तीनों एक ही मुस्तवी में वाक़ होते हैं। तीनों ही शुआए वक़ू, शुआए मुनहरिफा और उमूद एक ही प्लेन में होंगे, एक ही सरफेस पर होंगे, एक ही मुस्तवी में होंगे। तीसरा कानून, जिसे स्नेल का कानून भी कहा जाता है, स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, ये है दिए हुए वास्तों की जोड़ी के लिए साइन आई और साइन आर की निस्बत मुस्तकिल होती है। साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मुस्तकिल होती है। इसे स्नेल का कानून कहते हैं। इन्हिराफ नूर के क़वानीन में तीसरा कानून है ये। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इन्हिराफ नुमा। दिए हुए वास्तों की जोड़ी के लिए साइन आई और साइन आर की निस्बत मुस्तकिल होती है। स्नेल के कानून में जो हमने मुस्तकिल पढ़ा था, वही मुस्तकिल जो होता है उसे इन्हिराफ नुमा कहते हैं। वो जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है उसे इन्हिराफ नुमा कहते हैं। एन मसावी साइन आई बटे साइन आर। नाउ अगर साइन आई बटे साइन आर है एन, तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे, पहले वास्ते के मुकाबले दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा, या फिर दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पहले वास्ते के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें समझना ज़रूरी है। इन्हिराफ नुमा को कैसे लिखा जाता है, अगर वो समझेंगे हम तो ही हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना आएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में हमने मुतलक इन्हिराफ नुमा क्या होता है वो देखा था हमने। मुतलक इन्हिराफ नुमा का ताल्लुक होता है खला के इन्हिराफ नुमा से। अगर कोई एक मादा है, कोई वास्ता है खला को छोड़कर, अगर उस वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत खला के इन्हिराफ नुमा के लिया जाए तो उसे मुतलक इन्हिराफ नुमा कहते हैं। किसी भी मादी वास्ते का खला की बनिस्बत इन्हिराफ नुमा मुतलक इन्हिराफ नुमा कहलाया जाता है। N2 2N1 मसावी V1 बटे V2। इन्हिराफ नुमा को लिखने का तरीका है ये, V1 बटे V2। V1 वास्ता 1 में खला की नूर की रफ्तार और V2 वास्ता 2 में नूर की रफ्तार। तो ये होगा दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पहले वास्ते के, जो कि होगा पहले वास्ते में नूर की रफ्तार बटे दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार। पेज नंबर 75 के लास्ट एंडिंग में हमने पढ़ा था मुख्तलिफ वास्तों में नूर का इन्हिराफ कैसे होता है। अगर लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में जाती है, कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में जाती है, तो जो सिमत में तब्दीली होती है वो कैसे होती है। जब नूर की शुआ लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होती है तब वो उमूद की जानिब झुकती है। जब नूर की शुआ कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होती है तब वो उमूद से परे हट जाती है। तीसरी कंडीशन हमने यहाँ पर पढ़ी थी, अगर नूर की शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होते वक्त वास्ते में उमूदी दाखिल होती है, मतलब उसकी सिमत में तब्दीली नहीं होती है, तो इसका मतलब होता है कि वहां पर इन्हिराफ नहीं होता है। ये कब होता है? जब दोनों वास्ते एक ही हो या फिर
ऐसे दो वास्ते हो जिनकी कसाफत सेम हो, यकसा हो। तो ये था रिकैप सब पेज नंबर 75 तक। पेज नंबर 76 से स्टार्ट करना है हमें। 76 पे सितारों की झिलमिलाहट से स्टार्ट हो रहा है टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले हम रिडक्शन प्लान में देख लेंगे कि क्या क्या रिड्यूस किया गया है। चैप्टर में हमने देखा था 75 के ऊपर ओमिट था, जो कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया। वो भी सेल्फ स्टडी के लिए था, ओमिट नहीं था, आई एम सॉरी, सेल्फ स्टडी के लिए था, एग्जाम में पूछा जा सकता है वो। पेज नंबर 76 का देखेंगे अब हम। वरून दूसरी ओर सांगा पाहू 1 व 2 स्थानिक वातावरणाचा भास होता। ये मराठी मीडियम की टेक्स्ट बुक के हिसाब से दिया है। मूल्यमापनातून वगळले, यानी कि ये सिलेबस में से ओमिट है। कौन सा? सांगा पाहू, बताइए तो भला। पेज नंबर 76 पे इसके दोनों 1 और 2, 1 और 2। फिर इसके बाद जो ओमिटेड बोल रहा है वो बोल रहा है वातावरणाचा, यहां से लेकर भास हो तो ये जो पार्ट है ये है मुकामी फिजाई माहौल से लेकर हिलती हुई दिखाई देती है, यहां तक। तो यहां तक का पार्ट ओमिट है। एंड एक्चुअली ये जो बताइए तो भला के 2 क्वेश्चंस हैं, उसी का जवाब है ये। तो ये दोनों पार्ट, मतलब पेज पर सितारों की झिलमिलाहट, ये जो टॉपिक है इसके अंदर बताइए तो भला के दोनों क्वेश्चन और नीचे जो 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों पैराग्राफ ओमिट है। स्टार्ट करते हैं अब हम। फिजा का बड़े पैमाने पर होने वाला इन्हिराफे नूर का असर तारों का झिलमिलाना है। हम तारों को जब देखते हैं तो वो एकदम कंटिन्यूअस, मतलब हमें साइलेंट नहीं दिखाई देते हैं, वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, हमें झिलमिल होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो होता है तारों का झिलमिलाना, ये फिजा में होने वाले इन्हिराफे नूर की वजह से होता है। फिजा का बड़े पैमाने पर होने वाला इन्हिराफे नूर का असर तारों का झिलमिलाना है। तारे अज खुद रोशन होने की वजह से चमकते रहते हैं। तारे ऐसे फल्की अजसाम हैं जो खुद की रोशनी रखते हैं, उनके अंदर खुद की रोशनी होती है जिसकी वजह से वो चमकते हैं, और सूरज की रोशनी की गैर मौजूदगी में रात में हमें दिखाई देते हैं। तारे बहुत दूर होने के बाद रोशनी के नुक्ते मंबो की मानिंद दिखाई देते हैं। तारे हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसीलिए वो हमें बड़े नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि पॉइंट की शक्ल में दिखाई देते हैं। उसे नुक्ती मंबे कहते हैं। सो तारे जो होते हैं हमें नुक्ती मंबो की शक्ल में दिखाई देते हैं। माहौल में हवा का इन्हिराफ नुमा जमीन की जानिब आते हुए बढ़ता जाता है, क्योंकि हवा की कसाफत में इजाफा होता जाता है। हमको ये पता है जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा हल्की होती जाती है। क्यों हल्की होती जाती है? क्योंकि उसमें जो मिक्सचर है गैसेस वगैरह का, वो मिक्सचर कम होता जाता है। एक मिसाल हमें पता है कि कोहे पैमा अगर पहाड़ों पर चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट वगैरह, कोहे हिमालय के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, अपने साथ में गैस सिलेंडर रखते हैं। क्यों? ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। सो इस तरह से हवा में जो गैसेस वगैरह का मिक्सचर है वो कम होने लगता है और हवा हल्की होती जाती है। और एक मुकाम ऐसा आता है जहां पर ये तमाम गैसेस खत्म हो जाती है और हवा खला में तब्दील हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब लाइट ट्रैवल कर रही है उन तारों से, उन तारों से निकलने पर वो आती है खला के कांटेक्ट में। खला के कांटेक्ट में आने के बाद में वो आती है हवा के कांटेक्ट में। अब हवा के कांटेक्ट में, कैसी हवा के कांटेक्ट में? ऐसी हवा के कांटेक्ट में जो बहुत लतीफ है। जैसे 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 वो नीचे बढ़ती जाती है वैसे 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 हवा कसीफ होती जाती है, मतलब उसमें कसाफत बढ़ती जाती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह की गैसेस का मिक्सचर उसमें बढ़ता जाता है, तो हवा कसीफ होती जाती है। इस कसाफत की वजह से जो नूर की किरणें जो निकलती है तारों से,
उनका इन्हिराफ नुमा होता है, उनका इन्हिराफ होता है, और इसी इन्हिराफ की वजह से जो रोशनी है वो क्या होती है, अपनी सिमत थोड़ी थोड़ी तब्दील करते रहती है। यहां पर दिया है देखो, फिजा का इन्हिराफ नूर पर असर। तारा जो है ये जमीन है, यहां पर सपोज देखने वाला पर्सन मौजूद है, तारा यहां पर है। अब यहां से निकलने पर क्या होता है, जब कसीफ हवा के कांटेक्ट में आता है वो, तो इन्हिराफ नूर होता है, मतलब उसकी बेंडिंग होती है। बेंडिंग होकर वो इस जानिब सरकती है, इस जानिब सरक कर इस तरह से हम तक पहुंचती है। तो हमें ये जो जिस्म है वो यहां पर दिखने की बजाय यहां पर दिखाई देता है। ये मजाजी मुकाम होता है तारे का, ये मजाजी मुकाम होता है तारे का, मतलब एक्चुअल तारा जो होता है वो यहां पर होता है, लेकिन इन्हिराफ नूर की वजह से उसका अक्स हमें यहां पर दिखाई देता है। सितारों की रोशनी का फिजा में जब इन्हिराफ होता है तो तारों की रोशनी उम्मूद की जानिब झुकती है। इन्हिराफ होगा तो वो उम्मूद से परे हटेगी या उम्मूद की जानिब झुकेगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते में नूर की शुआएं दाखिल हो रही है। और हमने पिछली वीडियो के लास्ट पार्ट में ही पढ़ा था कि जब लतीफ से कसीफ वास्ते में नूर की शुआएं दाखिल होती है तो वो उम्मूद की जानिब सरकती है। तो इसलिए तारों की रोशनी की जो शुआएं हैं वो इन्हिराफ होकर उम्मूद की जानिब झुकती है। तारा अपने हकीकी मुकाम से किसी कदर बुलंदी पर महसूस होता है, इसीलिए तारा अपने हकीकी मुकाम से बुलंदी पर महसूस होता है। ये उसका एक डायग्राम और दिया है, बढ़ता हुआ इन्हिराफ नुमा। तारे का ये मजाजी मुकाम है, तारे का ये एक्चुअल मुकाम है। तो देखने वाले को तारा यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर दिखाई देता है उसकी रोशनी की शुआओं के इन्हिराफ की वजह से। सितारों का ये मजाजी मुकाम भी साकिन नहीं होता है, बल्कि इसमें हल्की सी तब्दीली वाक़ई होती रहती है। अब ये जो मुकाम देख रहे हैं हम, जहाँ पर हमें दिखाई देगा, वो मुकाम भी क्या होता है, साकिन नहीं होता है, एकदम स्टेशनरी नहीं होता है, साइलेंट नहीं होता है, उसमें भी तब्दीली होती रहती है। ये क्यों होती है तब्दीली? हवा के मुसलसिल मुतहरिक होने और इसके दर्जे हरारत और कसाफत में तब्दीली के बास फिजा मुस्तकिल नहीं रहती है। हम जब भी देखेंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर में कमी या बढ़ोतरी होती जाएगी, हवा का मुतहरिक होना, कम होना, ज़्यादा होना, ये और उसकी कसाफत, इन तीनों के रिजल्ट की वजह से जो फिजा होती है वो मुस्तकिल नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है। इसलिए किसी इलाके की हवा का इन्हिराफ नुमा मुसलसिल बदलता रहता है और तारों के मुकाम भी बदलते नजर आते हैं। तो हवा के हिसाब से अलग अलग इलाकों से अलग अलग तारों के मुकाम दिखाई देते हैं। पेज नंबर 77 पर बढ़ते हैं हम। इस तरह इन्हिराफ नुमा में तब्दीली के बास तारे का मजाजी मुकाम और रोशनी मुसलसिल बदलती रहती है, इसलिए वो हमें झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। वजह बयान के क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा सकता है कि तारे हमेशा झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, तो इस तरह से उसका जवाब होगा। सैयारे हमें झिलमिलाते दिखाई नहीं देते। हमने जो पहले पढ़ा वो जवाब है इस सवाल का कि तारे हमें झिलमिलाते हुए दिखाई नहीं देते। इसके बरक्स हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सैयारे हमें झिलमिलाते हुए दिखाई नहीं देते। सैयारे जो मरीख वगैरह है वो वाले सैयारे, उसका रीज़न क्या है वो देखते हैं हम। सैयारे हमें झिलमिलाते दिखाई नहीं देते क्योंकि वो तारों की बनिस्बत हमसे बहुत करीब है। इसका रीज़न ये है कि तारे बहुत बहुत ज़्यादा दूरी पर है। जो फल्की अजसाम का फासला होता है वो नूरी साल में निकाला जाता है। ये जो सैयारे होते हैं वो हमारे ही शमसी निज़ाम में मौजूद है, तो इसलिए वो हमसे करीब है। और तारे जो है वो हमारे शमसी निज़ाम में मौजूद नहीं है, हमारे शमसी निज़ाम से बाहर है, इसलिए वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है। और ये जो है ये निस्बतन करीब है, बहुत ज़्यादा भी करीब नहीं है क्योंकि हम खुली आंखों से उन्हें देख नहीं सकते। सैयारों को निस्बतन करीब है ये। कौन? सैयारे। सैयारे हमें झिलमिलाते दिखाई नहीं देते क्योंकि वो तारों की बनिस्बत हमसे करीब है, इसलिए वो रोशनी के नुक्ते
नुक्ते मंबो के मजमूए की तरह होते हैं। तो ये हमें दिखाई कैसे देते हैं? असल में पॉइंट फॉर्म में नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि पॉइंट्स के कलेक्शन के फॉर्म में दिखाई देते हैं। सो अगर कभी कोई एक सितारे को हम तारे को अगर कभी हम देख रहे हैं तो तारा हमें पॉइंट शक्ल में दिखाई देता है इस तरह से। लेकिन इसी के बरक्स अगर कभी हम सैयारों को देखते हैं तो सैयारे हमें पॉइंट्स के कलेक्शन के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ये जो होते हैं एक्चुअली पॉइंट का कलेक्शन इस फॉर्म में नजर आते हैं। फिजाई तब्दीलियों के बाद इनके कुछ नुकात की रोशनी कम और कुछ नुकात की रोशनी ज्यादा होती है। इनके मुकाम भी तब्दील होते हैं, लेकिन इनकी मजमूई औसत रोशनी और मुकाम मुस्तकिल रहते हैं, इसलिए सैयारे झिलमिलाते हुए महसूस नहीं होते। क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया कि फिजा के अंदर तब्दीली होती रहती है दर्जे हरारत, कसाफत वगैरह में, तो इसकी वजह से इन्हिराफ होता है। तो यहां पर क्या होता है, किसी पॉइंट की रोशनी कम हो जाती है, किसी पॉइंट की रोशनी ज्यादा हो जाती है, किसी पॉइंट की कम, किसी पॉइंट की ज्यादा। लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर बनती है, ओवरऑल जो अक्स बनता है, वो इन तमाम नुक्ती मंबो के रोशनी का मजमुए के तौर पर हमें दिखाई देता है। मतलब इन तमाम का रिजल्ट हमें दिखाई देता है। तो वो जो रिजल्ट होता है वो कैसा होता है? साकिन होता है, साइलेंट होता है, हरकत ना करने वाला होता है। इनके मुकाम फिजाई तब्दीलियों के बाद इनके कुछ नुकात की रोशनी कम और कुछ नुकात की रोशनी ज़्यादा होती है। इनके मुकाम भी तब्दील होते रहते हैं। वो जो नुक्ते मंबई होते हैं वो क्या होते हैं? अपनी जगह भी चेंज करते रहते हैं। इसलिए इनकी मजमूई औसत रोशनी जो एवरेज लाइट बनेगा उनकी वजह से, टोटल रिजल्टेंट एवरेज लाइट, वो और उनका मुकाम भी मुस्तकिल ही रहते हैं, इसीलिए सैयारे हमें झिलमिलाते हुए महसूस नहीं होते। तो इन्हिराफ नुमा के असर में हमने तीन चीजें पढ़ी। एक तो तारों का झिलमिलाना, दूसरा सैयारों का झिलमिलाना, और इसी तरह तीसरा एक पॉइंट है तुलुए आफ्ताब के टाइम पर सूरज का पहले नजर आना। क्या है वो? देखते हैं हम। तुलुए आफ्ताब यानी सूरज का उफक पर नमूदार होना। सूरज उफक से थोड़ा नीचे होता है तब इसकी शुआओं का कुर्रे हवा में इन्हिराफ होता है और रोशनी की शुआएं खमीदा होकर हम तक पहुंचती है, इसलिए सूरज हमें उफक पर नमूदार होने से कबल ही दिखाई देता है। इसी तरह से गुरूब आफ्ताब के वक्त भी हमें सूरज उफक से नीचे चले जाने के बावजूद भी कुछ देर तक दिखाई देता है। उफक यानी क्या? हॉरिजेंटल सरफेस जो बोल रहे हैं हम, जमीन से आसमान का हॉरिजेंटल आड़ा वाला हिस्सा जो दिखाई देता है हमें, उसे कहा जा रहा है उफक। सो क्या होता है यहां पर? अगर सपोज ये उफक है और सूरज तुलू हो रहा है, सो इन्हिराफ की वजह से पहले यहां पर है ये, तो इसके रोशनी निकलेगी, इन्हिराफ होगा तो हमें ये पहले ही दिखाई देगा। बिल्कुल तारे वाली सिचुएशन ही है। तो एक्चुअल यहां पर आने से पहले ही, उफक के ऊपर आने से पहले ही वो हमें दिखाई देता है सुबह के टाइम पर जब सूरज तुलू होता है। इसी तरह गुरूब हो जाने के बाद भी कुछ देर तक वो हमें दिखाई देता है। ये किस वजह से दिखाई देता है? क्योंकि सूरज से निकलने वाली शुआओं का कुर्रे हवा में इन्हिराफ होता है और इसकी रोशनी की शुआएं जो है खमीदा होकर हम तक पहुंचती है। नेक्स्ट पेज नंबर 77 पर थोड़ा सा ओमिटेड पार्ट है, देख लेंगे हम। खालून पांचवी ओर सांगा पाहू 1 से 2। बताइए तो भला वाले क्वेश्चन जो है 1 से 2 ये ओमिटेड है इसके अंदर। सॉरी, बताइए तो भला कि नहीं, आइए दिमाग पर जोर दे के क्वेश्चन है ये ओमिटेड पार्ट है। बाकी इसमें नूर का बिखरना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हमें पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके कंपास की प्लास्टिक पट्टी स्केल रोशनी में आंखों के सामने पकड़कर इसे आहिस्ता आहिस्ता तिरछी कीजिए। आप देखेंगे कि रोशनी अलग अलग रंगों में तकसीम हो गई है। रोशनी के अलग अलग रंगों में
बिखरने के बाद रंगों की तरतीब बनफशी, गहरा नीला, आसमानी नीला, सब्ज, जर्द, नारंगी और सुर्ख इस तरह होते हैं। ये हम सभी ने किया है। स्केल को अगर कभी हम एक आंख बंद करके देखेंगे तो उसमें हमें कलर का एक पैटर्न दिखाई देता है। वो पैटर्न कैसे होता है? सबसे पहले बनफशी रंग होता है, फिर गहरा नीला होता है, फिर आसमानी नीला, फिर सब्ज, फिर जर्द यानी पीला, फिर नारंगी यानी ऑरेंज और फिर सुर्ख यानी कि रेड। इस तरह से ये कलर होते हैं। आप जानते हैं कि रोशनी दरअसल बरक़ी मकनातीसी शुआएं होती है। रोशनी की शुआएं जो होती है वो बरक़ी मकनातीसी शुआएं होती है। तूले मौज इन शुआओं की अहम खुसूसियात होती है। जो भी शुआएं बरक़ी मकनातीसी शुआएं होंगी उनकी तूले मौज होती है। तूले मौज यानी कि मौज की लंबाई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तूले मौज एक शुआ है बरक़ी मकनातीसी। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ। सपोज ये इस तरह से रोशनी की शुआ सफ़र कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब दो मौजों को, एक ऊपर वाली मौज और एक नीचे वाली मौज, तो इन मौजों के पूरी एक मौज की जोड़ी को, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे तूले मौज कहा जाता है। लेम्डा से इसको डिनोट किया जाता है। ये 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा है। सो अलग अलग टाइप की जो लाइट कलर होते हैं लाइट के, वो इन तूले मौजों के कम या ज्यादा होने की वजह से ही होते हैं। हमारी आंखें जिन शुआओं को बर्दाश्त कर सकती है इनका तूले मौज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। सो हम जो रोशनी को देख सकते हैं वो रोशनी है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज में। ये इसका तूले मौज है। हम ऐसी रोशनी देख सकते हैं जिसका तूले मौज 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के दरमियान में होगा। इस दरमियान मुख्तलिफ तूले मौज की शुआएं हमें ऊपर दिए हुए मुख्तलिफ रंगों में दिखाई देती है। इनमें सुर्ख रंग की शुआओं का तूले मौज सबसे ज्यादा तकरीबन 700 नैनोमीटर होता है। तो जो रेड कलर की लाइट होती है उसका तूले मौज सबसे ज्यादा यानी कि 700 नैनोमीटर के आसपास होता है, जबकि बनफशी रंग, वायलेट रंग की जो शुआएं होती है वो सबसे कम तूले मौज यानी कि 400 नैनोमीटर के करीब होती है। 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 की क़ुव्वत -9 मीटर होता है। 10 की क़ुव्वत -9 मीटर मतलब 0.000 ऐसे 9 सिफर, अशारिया के बाद 9 सिफर और फिर वैल्यू। सो इस रेंज में तूले मौज होती है। सो लाइट के जो अलग अलग कलर्स होते हैं वो क्यों होते हैं? उनकी तूले मौज के हिसाब से होते हैं। हम 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तूले मौज की लाइट को देख सकते हैं। 400 नैनोमीटर वाली जो तूले मौज की लाइट होगी वो यूजुअली बनफशी कलर की होगी, बनफशी रंग की होगी यानी कि वॉयलेट रंग की होगी। और 700 नैनोमीटर की जो तूले मौज वाली लाइट होगी वो रेड कलर की होगी। खला में सभी ताद्दुद की रोशनी की रफ्तार यकसा होती है, लेकिन मादी वास्तव में रोशनी की इन शुआओं की रफ्तार यकसा नहीं होती, वो अलग अलग रफ्तार से सफर करती है। खला में ये तमाम लाइट जो अलग अलग कलर की है ये सेम स्पीड के साथ में ही सफर करती है, लेकिन अगर मादे अलग अलग हो जाए तो अलग अलग मादों के अंदर अलग अलग कलर की लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। इसलिए मादी वास्ते का इन्हिराफ नुमा मुख्तलिफ रंगों की शुआओं के लिए मुख्तलिफ होता है। अब हमने पढ़ा था कि इन्हिराफ नुमा जो डिपेंड करता है वो नूर की रफ्तार के ऊपर डिपेंड करता है। तो अलग अलग वास्तों में अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग वेलोसिटीज होती है, रफ्तार होती है। इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग वास्तों में अलग अलग नूर की किरणों के लिए कलर के हिसाब से उनका जो इन्हिराफ नुमा होगा वो भी अलग अलग यानी कि मुख्तलिफ होगा। अगर सफेद रोशनी की तरह के एक ही वास्ते से, अगर सफेद रोशनी शीशे की तरह के एक ही वास्ते से गुजारी जाए तब भी अलग अलग रंगों की रोशनी की शुआओं के मुनहरिफा जावियों की पैमाइश अलग अलग होती है। इन्हिराफ नुमा
डिपेंड करता है उसका कितना इन्हेराफ हो रहा है इस चीज पर, और इन्हेराफ कितना हो रहा है ये हम किससे जानेंगे? जाविये इन्हेराफ की कीमत से। तो ये जो बात हो रही है, सबसे पहले हम ये बोल रहे हैं कि अलग अलग कलर की शुआओं के लिए उनकी रफ्तार अलग अलग होती है, अलग अलग मादी वास्तव में उनकी रफ्तार अलग होती है, यानी कि उनका इन्हेराफ नुमा अलग अलग होता है अलग अलग वास्तव में। अब उनका इन्हेराफ नुमा अलग अलग होता है अलग अलग वास्तव में, यानी कि उनका जाविया इन्हेराफ जो होता है, इन्हेराफ करने की शिद्दत जो होती है वो अलग अलग होती है अलग अलग वास्तव में। इसलिए जब सूरज से आने वाली सफेद रोशनी भी हवा से किसी इन्हेराफी वास्ते में दाखिल होती है, तब वो 7 रंगों के तैफ की शक्ल में जाहिर होती है। यही रीजन है कि लाइट जो होती है वो क्या होती है? सेपरेट होती है। जो व्हाइट लाइट होती है, सूरज से आने वाली रोशनी जो होती है, वो असल में मिक्सचर होता है इन तमाम लाइट का। कौन सी? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन तमाम रोशनियां कलर की रोशनियों का। जब ये किसी शीशे से गुजरती है तो वहां पर उनके इन्हेराफ नुमा अलग अलग होने की वजह से क्या होता है? उनकी स्कैटरिंग होती है, उनका फैलाव होता है, क्योंकि हर कलर की शुआ अलग जाविये से मुनहरिफ होगी वहां पर, इसलिए वो क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है, फैल जाती है। और सेपरेशन के इसी प्रोसेस को नूर का बिखरना यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। किसी भी मादी वास्ते में नूर का अपने जुज़वी रंगों में अलहदा होना नूर का बिखरना कहलाता है। सूरज की रोशनी शीशे के प्रिज्म से मंशूर से गुजर रही है और स्कैटर होकर अलग अलग कलर्स में, अलग अलग कलर्स की लाइट में डिवाइड हो रही है। ये जो प्रोसेस होता है ये नूर का बिखरना होता है। इसमें ध्यान रखिए, ये जो सीक्वेंस है इसे मेंटेन करना जरूरी है। अगर शक्ल पूछी जाती है और ये लिख रहे हैं हम, कहीं पर भी कोई कलर नहीं लिख सकते। आप इसके लिए एक वर्ड याद रखिएगा, विबजियोर। विबजियोर में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से शक्ल में स्कैटरिंग बताई जाएगी। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले सूरज की रोशनी का तैफ हासिल करने के लिए शीशे के मंसूर का इस्तेमाल किया। सूरज की रोशनी का तैफ मतलब ये स्कैटरिंग का पैटर्न। जब मंशूर से सफेद रोशनी का बिखराव 7 रंगों में होता है, तब शुआए वकू की निस्बत से मुख्तलिफ रंगों का झुकाव का झुकाव मुख्तलिफ जावियों पर होता है। अब ये देखिए, इसकी बेंडिंग अलग जाविये पर हो रही है, इसकी बेंडिंग अलग जाविये पर हो रही है, इसकी बेंडिंग अलग जाविये पर हो रही है। इन 7 रंगों में सुर्ख शुआओं का झुकाव सबसे कम, सुर्ख वाली जो है वो सबसे कम झुक रही है, और बनफशी शुआ यानी कि वॉयलेट वाली जो है वो सबसे ज्यादा झुक रही है। इसलिए हर रंग की शुआ अलहदा होकर अलग अलग रास्ते से बाहर निकलती है और 7 रंगों का तैफ हासिल होता है। आइए, दिमाग पर जोर दे का पार्ट ओमिट है। बढ़ते हैं अब हम सफ़ा नंबर 78 की जानिब। सफ़ा नंबर 78 पर जुज़वी और कुल्ली अंदरूनी इनेकास, ये भी एक नूर का प्रोसेस है जो कि डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी कि इन्हेराफ और इनेकास दोनों के ऊपर। जब नूर कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होता है, ध्यान में रखिए, ये जो प्रोसेस होता है ये कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होने पर ही होता है। जब नूर कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होता है, इस वक्त नूर जुज़वी तौर पर मुनक्किस होता है। नाउ वास्ता चेंज करने पर हम क्या देख रहे थे अभी तक? टोटल रिफ्रैक्शन होता है, इन्हेराफ होता है, लेकिन कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होने पर लाइट का जो पूरा पार्ट है उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है यानी मुनक्किस होकर वापस आता है, और कुछ पार्ट उसका इन्हेराफ होता है। यानी इनेकास के कवानीन के मुताबिक नूर का कुछ हिस्सा पहले वास्ते में मुनक्किस होकर दोबारा कसीफ वास्ते की तरफ लौट जाता है। इसे जुज़वी इनेकास कहा जाता है। बकिया रोशनी का इन्हेराफ हो जाता है। बकिया रोशनी दूसरे वास्ते में दाखिल होकर उसका डायरेक्शन चेंज होता है। जब रोशनी कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होती है, तब वो उमूद से परे हटती है। जब हमने देखा है कसीफ वास्ते से जब लतीफ वास्ते में दाखिल होगी तो वो उमूद से दूर की तरफ हटेगी।
उमूद से परे हटती है, यानी जाविया वकू आई जाविया इन्हिराफ आर से छोटा होता है। इस सूरत में क्या होता है, जो जाविया वकू होता है वो जाविया इन्हिराफ से छोटा होता है, आई की कीमत आर से छोटी होती है। अगर आई की पैमाइश बढ़ाई जाए तो स्नेल के कानून के मुताबिक आर की पैमाइश में भी इजाफा होता जाता है, क्योंकि इन्हिराफ नुमा मुस्तकिल होता है। अब इन्हिराफ नुमा जो होता है वो साइन आई अपॉन साइन आर होता है, तो इसलिए आई की पैमाइश अगर बढ़ जाए तो आर की पैमाइश भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आर की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि इन्हिराफ नुमा जो होता है वो मुस्तकिल होता है। साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट होने की वजह से आई की कीमत बढ़ने पर आर की कीमत भी बढ़ती है। आई की एक मखसूस कीमत के लिए आर की कीमत 90 दर्जे हो जाती है। अब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आई की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। इसे हम मिसाल के जरिए समझेंगे। सपोज आई की जो वैल्यू है वो 30 है, आई इज इक्वल्स टू 30। अब हमने ऊपर पढ़ा कि आई की वैल्यू आर की वैल्यू से छोटी होती है, तो मान लीजिए आर की वैल्यू आएगी 40। अब अगर कभी आई की वैल्यू जाविया वकू चेंज होकर 40 हो रहा है तो आर समवेयर 50 और 55 यानी कि 40 से ज्यादा ही होगा, इसे हम 50 ले लेते हैं। इसी तरह आई की वैल्यू अगर कभी 50 हो जाती है तो आर को हम 60 ले लेते हैं। आई की वैल्यू अगर कभी 60 हो जाती है तो आर की वैल्यू हम 70 ले लेते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे आर की वैल्यू भी बढ़ती है। एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसके ऊपर आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है उस वैल्यू की बात की जा रही है। यहां पर मान लीजिए आई की वैल्यू 70 हुई तो आर की वैल्यू 80 हो गई। अगर आई की वैल्यू 80 होती है तो आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो इस कंडीशन की बात की जा रही है यहां पर, आई की ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। आई की एक मखसूस कीमत के लिए आर की कीमत 90 दर्जे हो जाती है। आई की इस मखसूस कीमत के जाविये को फाजिल जाविया कहते हैं, फासिल जाविया कहते हैं। सो ये एक नया जाविया आ गया। अब फासिल जाविया, फासिल जाविया असल में जाविया आई ही होता है, लेकिन कैसा जाविया आई? ऐसा जाविया आई जिसके लिए जाविया आर की कीमत 90 दर्जे होगी। आई की एक मखसूस कीमत के लिए आर की कीमत 90 दर्जे हो जाती है। आई की इस मखसूस कीमत के जाविये को फासिल जाविया, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जाविया फासिल से बड़े जाविये वकू वाली शुआओं के लिए जाविया मुनरफा की कीमत 90 दर्जे से ज्यादा होती है। अब यहां से आगे जब बढ़ेगी आई की कीमत, जिसके लिए आर 90 हो रहा है, तो आई की कीमत बनने पर आर भी बढ़ेगा, यानी कि आर की वैल्यूज क्या आएगी? 90 दर्जे से ज्यादा आएगी। और ये शुआएं जो होती है ये कसीफ वास्ते में दोबारा पलट जाती है। जब तक 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहने पर जो शुआएं मुनरफ होती है वो इस वास्ते में जाएंगी, लेकिन 90 डिग्री पर बढ़ने पर ये जो शुआएं मुनरफा क्या है? इस सिमत में आएगी। इसे कुल्ली अंदरूनी इनेकास या मुकम्मिल अंदरूनी इनेकास कहा जाता है। तो पहले हमने जो चीज पढ़ी थी वो थी जुज़वी अंदरूनी इनेकास। जुज़वी अंदरूनी इनेकास में क्या हो रहा है? नूर की कुछ शुआएं मुनक्किस हो रही, नूर की शुआओं का कुछ हिस्सा मुनक्किस हो रहा है और कुछ हिस्सा मुनरिफ हो रहा है, लेकिन हर पॉइंट पर ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ते जाती है वैसे वैसे आर की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, और इस पॉइंट के बाद जब आई की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू भी 90 से ऊपर बढ़ेगी। 90 से ऊपर बढ़ना यानी कि वापस इनेकास होना। तो इसके बाद जितनी भी नूर की शुआएं रहेंगी वो मुनक्किस ही होंगी, मुनरिफ नहीं होंगी। मुकम्मिल इनेकास के लिए ये ध्यान में रखिएगा, फासिल जाविया
जो है वो अटेंड होता है और जाविया मुनहरिफा की कीमत 90 दर्जे से ज़्यादा होती है और जाविया आई की कीमत 90 दर्जे होती है। ये मैथमेटिकल कंडीशन है कुल्ली अंदरूनी इनेकास के लिए। कुल्ली अंदरूनी इनेकास के लिए आई मसावी जाविया फासिल, आई कब अचीव होगा हमें, जब जाविया फासिल कब अचीव होगा हमें, जब आई की कीमत ऐसी होगी जिसके लिए आर की कीमत 90 दर्जे होगी। ये था जुज़वी और कुल्ली अंदरूनी इनेकास। अब हम लास्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं चैप्टर का। लास्ट वाले पार्ट में हमें कौसे क़ज़ा का कंसेप्ट समझाया गया है। कौसे क़ज़ा धनक रेनबो जो होता है, कौसे क़ज़ा एक खूबसूरत कुदरती मज़हर है जो बैक वक्त कई कुदरती अवामिल का मजमुआ होता है, जैसे नूर का बिखरना, इनहिराफ नूर और अंदरूनी इनेकास वगैरह। सो कौसे क़ज़ा जो बनती है वो लाइट के 3 प्रोसेस की वजह से बनती है। पहला तो नूर का बिखरना, दूसरा इनहिराफ नूर और तीसरा अंदरूनी इनेकास। धनक हमें उमूमी तौर पर कब दिखाई देती है, जब बारिश होती है। बारिश होने के बाद में आसमान में कौसे क़ज़ा नजर आती है। बारिश होने के बाद में जो पानी के नन्हे कतरे होते हैं, छोटे छोटे कतरे होते हैं, वो मंशूर की तरह अमल करते हैं। शीशे का मंशूर जो हमने पढ़ा था उस तरह अमल करते हैं। और मंशूर में अगर लाइट इंटर होती है तो वहां पर उसकी स्कैटरिंग होती है, नूर का बिखरना ये अमल अंजाम पाता है। तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स होते हैं, ये जो नन्हे कतरे होते हैं, ये मंशूर की तरह अमल करते हैं। अमल करने के बाद इनके अंदर डिस्पर्शन ऑफ लाइट, नूर का बिखराव होता है। कैसे होता है हम समझेंगे। अब छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स है, सूरज की रोशनी हवा में से होती हुई आती है और इन वाटर पार्टिकल्स में मंशूरों में घुसती है। यानी कि क्या होता है, वास्ता चेंज होता है। वास्ता चेंज होने की वजह से वहां पर इनहिराफ होगा और इनहिराफ के साथ साथ सूरज की रोशनी मंशूर में घुस रही है, मंशूर के अंदर दाखिल हो रही है, तो वहां पर स्कैटरिंग भी होगी। इस तरह से ये 2 प्रोसेस हो गए। अब स्कैटरिंग के बाद में जब नूर की शुआएं अंदर दाखिल होती है तो कुछ नूर की शुआएं जो है पलट कर वापिस आती है, मुनक्किस होती है, और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाती है, उनका इनहिराफ नुमा होता है। तो इस तरह से तीनों प्रोसेस, नूर का इनहिराफ, नूर का बिखरना और अंदरूनी इनेकास, इन तीनों के मिलने की वजह से ये जो मजमूई रिजल्ट होता है इसका हमें कौसे क़ज़ा की शक्ल में दिखाई देता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। पेज नंबर 78 पर, पेज नंबर 79 के ऊपर मश्क दी गई है और हल किरदा मिसालें दी गई है। ये पेज नंबर 79 का पूरा पार्ट इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।